अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर उस्ताद चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम थर्ड चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है सीड्स, देयर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। इस चैप्टर में हम डिफरेंट सीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीड्स की स्ट्रक्चर क्या है, इनकी जर्मिनेशन क्या कैसे होती है और इनको ज़मीन में कल्टीवेट करने के कौन से तरीके और कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके बाद लास्ट में हम इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे जिनमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स और बेस्ट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो लेक्चर्स की आपको अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, सीड्स, देयर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। फ्रेंच बीन सीड, जिसको हम उर्दू में लोबिया कहते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें एक पार्ट है सीड कोट। ये सीड कोट हर एक सीड में होता है जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है। सीड कोट को टेस्टा भी कहते हैं। इसके साथ एक स्मॉल ओपनिंग होती है सीड में जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ सीड इज कोटिलिडन। दोस्तों, आप बीन को जब हम पानी में डाल के कुछ देर बाद उसे निकालेंगे और उसका सीड कोट रिमूव करेंगे, यानी ऊपर वाली जो खाल है उसे सीड से उतारेंगे, तो बीन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इन 2 पार्ट्स में से हर एक पार्ट को कोटिलिडन कहते हैं। जिन प्लांट्स में इस तरह के सीड्स होते हैं उन्हें डाइकोटिलिडनस या डाइकोट्स कहते हैं। इस तरह बीन प्लांट एक डाइकोट प्लांट कहलाएगा। जर्मिनेशन ऑफ फ्रेंच बीन सीड। दोस्तों, जर्मिनेशन कहते हैं सीड की फर्टिलाइजेशन को। बीन सीड जर्मिनेशन में पहले रूट्स बनती हैं जो कि ज़मीन में अंदर नीचे की तरफ से ग्रो करती हैं। उसके बाद एक हुक की शक्ल का एक प्लांट ज़मीन से ऊपर की तरफ निकलता है जिसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। यह हाइपोकोटाइल कोटिलिडन को ज़मीन से बाहर निकालता है। उसके बाद सीड कोट्स ज़मीन पे गिरते हैं और कुछ टाइम बाद प्लांट्स के लीव्स अपीयर होने स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, अब हम मेज सीड की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इस सीड के 4 पार्ट्स होते हैं जिनमें सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और कोटिलिडन। सीड कोट को हमने प्रीवियस डिस्कस किया। अब एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियो सीड का वो पार्ट है जहां से एक न्यू प्लांट डेवलप होता है। इस स्ट्रक्चर से न्यू प्लांट के रूट, स्टेम और लीव्स डेवलप होते हैं। एंडोस्पर्म, ये सीड का वो पार्ट है जहाँ पे फूड स्टोर किया हुआ होता है। ये फूड एम्ब्रियो यूज़ करता है जब वो जर्मिनेट होता है, यानी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करता है। उसके बाद है कोटिलिडन। क्योंकि मेज एक मोनोकोट प्लांट है, मेज सीड में सिंगल कोटिलिडन होता है। ये कोटिलिडन एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो तक फूड को सप्लाई करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड। मेज के सीड जर्मिनेशन में पहले सीड रूट्स बनती हैं। उसके बाद रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती है। बाद में एक सीधी स्टिक जमीन से ऊपर की तरफ निकलती है। इस स्ट्रेट स्टिक को कोलेप्टाइल कहते हैं। उसके बाद ये कोलेप्टाइल प्लांट की स्टेम और लीव्स में स्प्लिट हो जाती है और ग्रो करती रहती है। इस प्रोसेस के दौरान सीड अपना फूड एंडोस्पर्म से लेता रहता है जब तक लीव्स डेवलप हो और फोटोसिंथेसाइज हो। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। दोस्तों, अब सीड्स की जर्मिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस डिस्कस करते हैं। इनमें फर्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लाइफ साइकिल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक सीड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है उसकी जर्मिनेशन के लिए
जब सीड ऑक्सीजन लेता है तो उसकी रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद वाटर, सीड को ऊपर की तरफ स्वेल होने के लिए वाटर की नीड होती है, जिससे सीड कोट ब्रेक होता है। वाटर के बगैर ना ही सीड कोट ब्रेक होगा, ना ही जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। एक और कंडीशन हमारे पास है प्रॉपर टेम्परेचर। दोस्तों, हर तरह के सीड को एक पर्टिकुलर रेंज तक टेम्परेचर की नीड होती है। इनमें से मोस्टली 16 to 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जर्मिनेट होते हैं, जबकि कुछ सीड को लो टेम्परेचर यानी कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो कि 2 to 4 सेंटीग्रेड होती है। मिसाल के तौर पर रेडिश और स्पिनक, इनको कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब चलें इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। चैप्टर में ट्रू एंड फॉल्स की एक्सरसाइजेस दी गई हैं। इसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं, तो चलें देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए, अ फ्रेंच बीन सीड हैज़ 1 कोटालिटन। दोस्तों, फ्रेंच बीन में 2 कोटालिटन होते हैं बीन में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। स्टेटमेंट बी, अ मेज सीड हैज़ 2 कोटालिटन। मेज सीड को हमने डिस्कस किया, जिसमें एक मेज सीड एक मोनोकोटालिटन था, यानी उसमें एक कोटालिटन है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स प्रूव हुई। सी, in the germination of a French bean seed, the cotyledon comes above the ground and performs photosynthesis, and this statement is true. D, water, air and proper temperature are the conditions required for germination. The statement is true. Statement E, in the germination of a maize seed, the cotyledons stay below the soil, and this statement is also true. दोस्तों, अब important MCQs को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the germination in which the cotyledons come above the ground. A, hypogeal germination, B, apical germination, C, germination. And the right answer is B, apical germination. Question number 2, these conditions required for germination of a seed. A, carbon dioxide, water, proper temperature. Option B, oxygen, dry soil, proper temperature. And option C is oxygen, proper temperature and water. And thus C statement is option C is right answer. Question number 3, about the requirement of light for germination. Option A, some seeds germinate in dark whereas some require light. B, all seeds germinate in the dark. C, all seeds germinate in light. And the statement A is right answer. Question number 4, hypocotyls hook is formed during the germination of option A, maize seed, option B, bean seed, and option C, all seeds. And the right answer is option B, bean seed. Question number 5, coleoptile is structure found in option A, maize seed, option B, bean seed, and option C, all seeds. And the right answer is option A, maize seeds. दोस्तों, इसी के साथ क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन या अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट लाजमी करें। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ताकि आपको टेस्ट देने में कोई भी दुश्वारी पेश ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।